गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर। आज से हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट होगी। सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे हम। प्रतिरक्षा की अवधारणा, एंटीजन एवं एंटीबॉडीज़। प्रतिरक्षा, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रतिरक्षा, इसका मतलब क्या होता है? मतलब इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा क्या हुई? प्रतिरक्षा वह है जिसमें हम अपने शरीर में, है ना, हमारे शरीर के द्वारा हमारे शरीर में होने वाले रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता हमारी प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहलाती है। मतलब हमारे ही शरीर के द्वारा, हमारे मतलब आंतरिक भाग द्वारा हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली बीमारियों के प्रति हमारे ही शरीर से उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब जिस शाखा के अंतर्गत, मतलब जिस ब्रांच के अंतर्गत विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम इस प्रतिरक्षा के बारे में अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यूनिटी क्या हो गई? पहले तो हमारे ही शरीर द्वारा हमारे ही शरीर में होने वाले रोगों से लड़ने की क्षमता इम्यूनिटी कहलाती है। और जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम इस इम्यूनिटी के बारे में अध्ययन करते हैं उसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं। और जिन वैज्ञानिकों के द्वारा इस पर शोध किया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है, उन्हें इम्यूनोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी कि इम्यूनिटी क्या है। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। जैसा कि देखा जाता है कि रोग ग्रसित होने पर कुछ व्यक्ति मर जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है, कई बार हम सुनते हैं कि वो इतने एज का था, 80 ईयर ओल्ड था, 90 ईयर ओल्ड था, वो ठीक होकर के आ गया, और वो 43 ईयर का था, वो 35 ईयर का था, वो बचा नहीं, वो जो है उसकी डेथ हो गई। तो हम इस तरह की जो शब्द सुन रहे हैं ये भी हमारी इम्यूनिटी पर ही बेस्ड हैं। यदि हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी तेज, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो बाहरी जो भी जितने भी पैथोजेंस हैं, रोगाणु हैं, उनसे लड़ने के लिए, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, इनसे लड़ने में सक्षम है, तो हमारा शरीर जो है वो सुरक्षित रहेगा। इसके लिए हमें अपने शरीर में इस तरह की क्रियाएं करके उनको डेवलप करना, इस तरह से हम जो है इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आगे हम इसमें देखते हैं, जैसे रोग ग्रसित होने पर कुछ व्यक्ति मर जाते हैं और कुछ जो है रोग से संघर्ष करने के बाद रोग मुक्त होकर स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। शरीर की रोगाणुओं या रोग से लड़कर स्वयं को रोग मुक्त करने की क्षमता प्रतिरक्षा या रोध क्षमता या असंक्रामकता कहलाती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि शरीर की रोगाणुओं या रोग से लड़कर स्वयं को रोग मुक्त करने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा कहलाती है। या जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे ही शरीर के द्वारा हमारे ही शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों के प्रति हमारे शरीर की ही क्रिया जो उसे सुरक्षित करती है, प्रतिरक्षा कहलाती है। ठीक है, इम्यूनिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इम्यूनो से हुई है। किससे हुई है? इम्यूनो से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्री फॉर्म या सुरक्षित। इम्यूनो का मतलब होता है फ्री फॉर्म या फिर सुरक्षित। शरीर में रोध क्षमता विकसित करने की विधि को प्रतिरक्षण या रोधक्षयीकरण या प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोध क्षमता या प्रतिरक्षा विकसित करने का अध्ययन किया जाता है प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है। वे वैज्ञानिक जो शरीर में रोध क्षमता विकसित करने का अध्ययन करते हैं उन्हें
प्रतिरक्षा वैज्ञानिक कहलाते हैं, जैसा मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। अब इम्यून सिस्टम क्या है, ठीक है, मतलब इसमें हमारी बॉडी के पार्ट जो हैं काम करते हैं, तो किस तरह से वो काम करते हैं, कौन कौन से भाग इसके लिए काम करते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। प्रतिरक्षा तंत्र एक सामान्य टर्म है जिसके अंतर्गत वे सभी कोशिकाएं, कारक तथा प्रतिक्रियाएं आती हैं जो कि एंटीजेंस के प्रति विशेष प्रकार की जिम्मेदारी निभाती हैं। एंटीजेंस क्या हो जाते हैं? ये वे रोगजनक हो जाते हैं जो कि हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है, एंटीजेंस वो होते हैं। और एंटीबॉडी क्या होती हैं? जो इन एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करती हैं, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, वो एंटीबॉडीज़ होती हैं। और जो रोग उत्पन्न करते हैं वो क्या होते हैं? वो एंटीजेंस होते हैं, जिनके द्वारा हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें एंटीजेंस कहते हैं। और जो इन एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं वो एंटीबॉडीज़ कहलाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि एंटीजेंस क्या है और एंटीबॉडीज़ क्या हैं। तो इसमें इम्यूनिटी में क्या क्या काम करता है? इम्यून सिस्टम में वे सभी कोशिकाएं, सेल्स, फैक्टर्स तथा प्रक्रियाएं आती हैं जो एंटीजेंस के प्रति विशेष प्रकार की जिम्मेदारी निभाती हैं। वे अंग भी इस तंत्र में सम्मिलित हैं जहां ऐसी कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसमें निम्नलिखित तंत्र सम्मिलित हैं। मतलब ऐसी सेल्स बनती हैं उन भागों में जो कि इम्यूनिटी का काम करती हैं, इम्यून पावर बढ़ाने का काम करती हैं, जैसे लसिका तंत्र, लिम्फोइड सिस्टम। अब इसमें 3 भाग जो हैं काम करते हैं। किसमें? लिम्फोइड सिस्टम के अंतर्गत 3 भाग जो हैं काम करते हैं। कौन कौन से हैं वो? बोन मेरो, सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन और है पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन। तो सबसे पहले बोन मेरो, इसमें क्या है? इसमें अनेक अभिन्नित का मतलब क्या हो गया? अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेम सेल्स पाई जाती हैं। बोन मेरो में अभिन्नित मतलब भिन्न नहीं है, जो है ना, एक जैसी स्टेम सेल्स पाई जाती हैं जिनमें अनेक प्रकार के लसिका तंत्र की कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। किसकी कोशिकाएं उत्पन्न हो रही हैं? लिम्फोइड सिस्टम की अनेक सेल्स उत्पन्न होती हैं जिस स्थान पर, वो क्या है? बोन मेरो। इसमें बहुत सारी अनेक अभिन्नित यानी एक जैसी समान स्टेम सेल्स पाई जाती हैं। दूसरा है सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन। ये क्या है? इसमें मनुष्य के थाइमस, कौन सा भाग आ गया? थाइमस ग्लैंड, तथा चूजे में वर्सा फैब्रिसियस शामिल है। सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन में कौन सा भाग काम करेगा? मनुष्य में थाइमस ग्लैंड और चूजे में वर्सा फैब्रिसियस काम करेगी। इन स्थानों पर स्टेम सेल्स में परिपक्वता आती है। मतलब यहाँ पर क्या होती हैं? स्टेम सेल्स मैच्योर हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं और उनमें गुणन होता है, मतलब वो संख्या में बढ़ती जाती हैं। इसके बाद है पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन। ये अंग स्प्लीन यानी तिल्ली, लिम्फ ग्रंथियाँ और आहार नाल की लिम्फ ग्रंथियाँ होती हैं। जो पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन है ये क्या होते हैं? ये स्प्लीन की लिम्फ ग्लैंड होती हैं और एलिमेंट्री कैनाल की लिम्फ ग्लैंड होती हैं। इन अंगों में लिम्फोसाइट्स एंटीजेंस के प्रति एंटीबॉडीज उत्पन्न करते हैं। मतलब इस भाग में जो भी एंटीजेंस बनते हैं, मतलब रोग बनते हैं, उनके प्रति में ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं? एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती हैं। जैसे कि यहाँ है ये थाइमस है ना, ये हो गई स्टेम सेल, यहाँ आकर ये क्या करती हैं? मल्टीप्लाई होती हैं, है ना। और ये थाइमस ग्लैंड है। ये क्या होती है? थाइमस जो है सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन होती है ना, यहाँ पर बनती है ये सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन का भाग होती है थाइमस, और पेरिफेरल का भाग होती है स्टेम सेल। यहाँ पर ये मैच्योर होकर के क्या करती है?
ये तो हो गई सेंट्रल वाला भाग, है ना। सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन का में थाइमस ग्लैंड पाई जाती है और पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन में स्टेम सेल पाई जाती है, जो यहाँ पर क्या करती है, मल्टीप्लाई होती है ये, है ना। इन अंगों में लिम्फोइड्स एंटीजेंस जो हैं वो एंटीबॉडीज़ उत्पन्न करते हैं। इसके बाद है लसिका तंत्र की कोशिकाएं या लिम्फोसाइट्स। लसिका तंत्र की कोशिकाएं या लिम्फोसाइट्स। सबसे पहला कौन सा था, लसिका तंत्र था, है ना। इसके बाद में अब इसकी कोशिकाएं या लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं। लसिका तंत्र की कोशिकाएं लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं। मतलब जो इसका जो सिस्टम है, लिम्फोइड सिस्टम है, इसमें जो सेल्स पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं। ठीक है, ये प्रतिरक्षा तंत्र की प्रमुख चाबियां हैं, मतलब उसको चलाने का काम करती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखने का और उसको कंटिन्यू करने का काम करती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो शॉर्ट लिव बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट। जो लिम्फोइड सिस्टम है, लसिका तंत्र है, इसको कंटिन्यू करने के लिए इसका काम कौन करती हैं, दो प्रकार की सेल्स करती हैं। कौन कौन सी, एक तो बी सेल और दूसरी है टी सेल। ठीक है, हम इसको ऐसे समझते हैं। जो बी सेल हैं वो कैसी होती हैं, अल्प अवधि की। ठीक है, शॉर्ट लाइव्ड बी लिम्फोसाइट, शॉर्ट लाइव्ड होती हैं, अल्प अवधि की बी लिम्फोसाइट। अब ये क्या है, लिम्फोसाइट्स की 20 से 25% कोशिकाएं बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। लिम्फोसाइट से क्या मतलब हो गया, ये जो पूरा सिस्टम जिसमें लिम्फोसाइट्स पाई जा रही हैं, है ना, उसमें ये कितनी है, 20 से 25% कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। ये अधिकांशतः टॉन्सिल के रूप में आहार नाल ऊतकों में तथा पियर पेचेस या भ्रूण के यकृत में पाई जाती हैं। अब ये आप अंडरलाइन करें कि ये कहाँ पर, सबसे पहले बी सेल कहाँ पाई जाती हैं। ये कैसी होती हैं, शॉर्ट टर्म होती हैं, मतलब कम समय के लिए रहती हैं। ये टॉन्सिल के रूप में होती हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल के टिश्यू में और पियर पेचेस या फिर एम्ब्रियो के लीवर में पाई जाती हैं। एम्ब्रियो के लीवर में पाई जाती हैं कौन सी, बी सेल। ठीक है, बी कोशिकाओं की सतह पर आईजीजी तथा आईजीएम पाए जाते हैं। इनकी सरफेस पे क्या पाया जाता है, आईजीजी और आईजीएम पाए जाते हैं। इसकी सतह पर इम्यूनोग्लोब्युलिन अणुओं के लिए रिसेप्टर भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें, इम्यूनोग्लोब्युलिन के रिसेप्टर, जैसे कि हम यहाँ पर देखें, ये क्या है, इम्यूनोग्लोब्युलिन, है ना। इसके रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, बी सेल में, जैसे यहाँ पर ये है बी सेल, है ना। यहाँ पर जो है इम्यूनोग्लोब्युलिन के रिसेप्टर पाए जाएंगे इसके। ठीक, फिर बी कोशिकाएं इम्यूनोग्लोब्युलिन्स उत्पन्न करती हैं। ये जो बी सेल्स हैं ये क्या करती हैं, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स को उत्पन्न करती हैं, ये बी कोशिकाएं। जब एंटीजन बी कोशिकाओं की सतह पर इम्यूनोग्लोब्युलिन से चिपक जाती है, मतलब ये रहा इम्यूनोग्लोब्युलिन, है ना, ये तो यहाँ पर जो है एंटीजन जब चिपक जाएंगे तो क्या होता है, तब इन कोशिकाओं को परिपक्व होकर प्लाज्मा कोशिकाएं या बड़ी लिम्फोसाइट बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब यहाँ आप देखें, ये जो बाहरी ये संरचना दिख रही है, ये क्या है, प्लाज्मा सेल। तो इनको क्या करना पड़ता है, फिर ये प्लाज्मा सेल बना कर या फिर बड़ी लिम्फोसाइट बना करके जो है ये उनको बनने के लिए प्रेरित करती हैं। ये कोशिकाएं वही इम्यूनोग्लोब्युलिन उत्पन्न करती हैं जो इनकी पूर्वज बी कोशिका पर मौजूद होती हैं।
बात समझ में आ रही है? ये रहा बी सेल, है ना, ठीक है। जब इस पर आकर के एंटीजन चिपक जाते हैं, मतलब रोगजनक इस पर जाकर के जब चिपक जाते हैं तो इसको क्या करना होता है, अपने इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ाने के लिए इसको अपने साइज़ को बढ़ाना होता है, या फिर अपनी प्लाज्मा सेल को आगे ये बढ़ा लेती है और खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है और इम्यूनोग्लोबुलिन को उत्पन्न करती है, ठीक है। इसके बाद टी सेल। टी सेल क्या होती हैं? ये लिम्फोसाइट्स की 65 से 80% होती हैं, क्योंकि 20 से 25 तो क्या थी, बी सेल्स थी, ठीक है। अब ये कितनी हो गई, बाकी जो बची हुई हैं वो टी सेल्स हो गई। ये महीनों या वर्षों जीवित रह सकती हैं। बी सेल कैसी थी, शॉर्ट पीरियड की थी, और टी सेल कैसी है, ये लॉन्ग टर्म की हैं। ये थाइमस के अंदर कार्यकीय परिपक्वता प्राप्त करती हैं। अब कहाँ पर कर रही हैं ये जो है थाइमस में मैच्योर होती हैं। कौन सी? टी सेल। कहाँ पर मैच्योर हो रही है ये? थाइमस में। ये रही टी सेल, ठीक है। इनकी सतह पर इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लिए रिसेप्टर नहीं होते। इनकी जो सरफेस है इस पर इनके लिए, किसके लिए? इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए रिसेप्टर नहीं होते, मतलब जो इनको रिसीव कर पाए वो नहीं होते हैं। किंतु सतह पर एंटीजेंस पाए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा कि इसके बी सेल के ऊपर एंटीजन लग जाते हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं, साइज में बढ़ जाते हैं। इसी तरह इसमें भी क्या होता है, इनमें जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स के रिसेप्टर नहीं होते, लेकिन एंटीजन पाए जाते हैं। अब उससे क्या होगा, एंटीजन के पाए जाने से टी लिम्फोसाइट विशेष प्रकार के एंटीजन को पहचानने में सक्षम होती हैं। ये जो टी सेल होती हैं ये क्या करती हैं, एंटीजन को आसानी से पहचान लेती हैं तथा प्रतिरक्षक रूप में, यानी इम्यूनोलॉजिकली इनको काम करने शुरू कर देती हैं। क्या क्या काम करती हैं फिर इसके अगेंस्ट ये? जैसे कोशिकाओं की मध्यस्थता द्वारा प्रतिरक्षा, जवाबदेही या हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब जो कोशिकाओं के बीच में, सेल्स के बीच में ये क्या करती हैं, मीडिएटर का काम करने लगती हैं और हाइपर सेंसिटिविटी को प्रेजेंट करती हैं। फिर दूसरा है प्रतिरक्षक स्मरण शक्ति, इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। ये स्मरण कोशिकाओं तथा एंटीजन संवेदी कोशिकाओं की भांति भी कार्य करती हैं। ये कौन कर रहा है ये काम? टी सेल कर रही है, ठीक है। इनकी सहायक टी सेल की तरह कार्य करना जो बी कोशिकाओं तथा टी सेल की मदद करती हैं। ये हेल्पर टी सेल की तरह काम करती हैं। जैसे ये यहाँ पर हेल्पर टी सेल की तरह काम करती हैं ये, जो कि बी सेल और टी सेल दोनों के काम में मदद करती है ना। बी सेल मतलब इसके काम में भी मदद कर रही है और इसके काम में भी मदद कर रही है। टी सेल के काम में भी मदद कर रही है और बी सेल के काम में भी मदद कर रही है। ये हेल्पर टी सेल होती हैं। फिर सप्रेशर टी सेल्स की भांति कार्य करती हैं। ये जो सप्रेसर है ना, ये सप्रेसर टी सेल की तरह भी ये काम करती हैं। यह साइटोटॉक्सिसिटी तथा ग्राफ्ट रिजेक्शन से भी संबंधित होती हैं। किस से? साइटोटॉक्सिसिटी तथा ग्राफ्ट रिजेक्शन से संबंधित होती हैं, ठीक है। अभी यहाँ तक के लिए इतना ही। आगे का मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको कराऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।